वेलकम बैक टू हेल गार्डन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 99। पिछले एपिसोड में फेटियन और जियान के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा होता है। जैसे जियान को लगता है कि फेटियन ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, तभी वो उसके पास अपीयर हो जाता था। बीच में टियानजुनजे को भी इंटरवीन करना पड़ता है। वो जियान को आगे जाने के लिए कहते हैं जब तक वो फेटियन को डिले कर रहे हैं। बाद में जियान को मालूम पड़ता है कि वो 4 स्क्रोल्स जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन के 4 एल्डर्स से मिले थे, उनमें ही परेशानी थी, जिस वजह से जियान इन चारों को 4 डायरेक्शन में फेंक देता है। जब फेटियन को मालूम पड़ता है कि सिग्नल चारों तरफ से आ रहा है, तो उसने यूज किया था 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी का, जिससे फेटियन का एक दूसरा अवतार क्रिएट होता है। उसकी स्ट्रेंथ थी 6 स्टार धोजोंग की। फेटियन जाता है स्क्रोल को लेने और ये अवतार लग जाता है जियान के पीछे। फिर से टियानजुनजे और फेटियन के अवतार में फाइट होती है, लेकिन जियान बीच में डिस्कवर कर लेता है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ है। फिर क्या टियानजुनजे की स्ट्रेंथ को बोरो करके जियान करता है फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज, जिससे फेटियन का वो अवतार तबाह तो होता ही है, बल्कि जियान को मिलता है 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी का ट्रेनिंग मेथड। अब वो चला गया था डीप माउंटेन रेंजेस में। वीडियो को पूरा देखना जिससे एंड में आने वाली ट्विस्ट तुमसे मिस ना हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाते हैं हरे भरे माउंटेन्स। इनके साइड में एक झरना बह रहा होता है। यहाँ का साइलेंट एटमोस्फियर और उस वाटरफॉल की आवाज, ये दोनों मिला के यहाँ के काफी पीसफुल माहौल को बना देते हैं। लेकिन ये पीसफुल एटमोस्फियर ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता। आसमान से एक ब्लैक फिगर तेजी से नीचे आता है। फाइनली एक बैंग साउंड के साथ नीचे गिरता है। ये जमीन पे काफी दूर तक घिसटता हुआ गया था, इस वजह से एक लंबा सा स्कार क्रिएट हो जाता है। ये एक बड़ा सा मैजिकल बीस्ट था। ये सैवेज मैजिकल बीस्ट अपने फियर्स और को लेके थोड़ी और देर तक स्ट्रगल करता है। एंड में जाके इसने भी दम तोड़ दिया था। इसके पीठ पे एक बड़ा सा ब्लैक स्कार था, जो ये अचानक बदला हुआ था। इसे फील करके आसपास के मैजिकल बीस्ट विड्रॉ कर लेते हैं। खासकर उनकी आंखों में डर तब आ जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि मैजिकल बीस्ट है कौन। उनके पास जो भी इंटेलिजेंस थी वो उन्हें और भी तेज भागने के लिए सिग्नल कर रही थी, चाहे कोई मैजिकल बीस्ट हो या फिर ह्यूमन। अगर वो ग्रेट लैंड डीमन वेयर को हरा सकता है, जो कि आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्ट है, तो फिर वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जब डर के ये सारे मैजिकल बीस्ट भाग जाते हैं, कुछ ही समय के बाद हमें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। सामने आता है एक स्किनी सा फिगर। ये ह्यूमन फिगर थोड़ी देर तक पॉज होता है, अपना सर ऊपर करके आसमान की तरफ देखता है। इमीडिएटली वो अपना सर नीचे झुकाता है। जो मैजिकल बीस्ट मरा पड़ा था वो उसकी तरफ देख के कहता है, अगर तुम सिर्फ अपनी टेरिटरी को गार्ड करते तो क्या कोई परेशानी थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस फुलिश वुल्फ की हेल्प करनी है। सनलाइट उस यंग मैन के चेहरे पे जाके पड़ती है। उसका चेहरा भी काफी लाइवली दिख रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है जियान की, जिसने प्लान किया था कि वो इस माउंटेन रेंज को बाय फुट क्रॉस करेगा। इन माउंटेन रेंजेस में वॉक करते हुए जियान को ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों में कई ऐसे फूलिश मैजिकल बीस्ट थे जिनका एंड जियान के हाथ से हुआ। इतने सारे मैजिकल बीस्ट को मारने की वजह से जियान का ऑरा भी काफी फियर्स हो गया था। पास्ट से कंपेयर किया जाए तो उसके हाथ और भी शार्प हो गए थे। दूसरी तरफ से जियान एक डेंजरस फीलिंग को पोजेस करता था, जैसे कि इसके अंदर एक वाइल्ड बीस्ट छुपा है। ये वास्ट माउंटेन रेंजेस जियान के लिए अच्छी ट्रेनिंग लोकेशन है। इन माउंटेन रेंजेस में बहुत सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट थे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट ही नहीं थे जो कि दो हुआंग पे पहुंच चुके हैं, बल्कि जियान एक लेवल 7 के मैजिकल बीस्ट से भी फाइट कर रही थी, जो कि इक्विवेलेंट होता है दोजोंग के। पंगा फंस गया था एक जड़ी बूटी का। ये जो सामने ग्रेट लैंड वेयर पड़ा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ दो हुआंग में ही है। इससे पहले जियान ने जिसे मारा था वो ग्रे वुल्फ किंग का स्काउट था। ऑफ कोर्स वो यहाँ का ओवरलॉर्ड भी होता है। इंसानों के मुताबिक अगर ग्रे वुल्फ किंग की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए तो वो हो गया अराउंड 2 स्टार दोजोंग पे। साथ ही में उसकी एजिलिटी और वाइल्ड बीस्ट की इंस्टिंक्ट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो कंपेरेबल हो जाता है सीधा 3 स्टार दोजोंग के। पास्ट में जियान की स्ट्रेंथ वैसी नहीं थी कि वो ऐसे एक्सपर्ट से आसानी से फाइट कर पाए, लेकिन अब वो ऑलरेडी 9 स्टार दो हुआंग पे है। साथ ही में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर वो ग्रे वुल्फ किंग भी जियान को मार नहीं पा रहा था। यही रीजन था कि पिछले कुछ दिनों में जो ग्रे वुल्फ किंग के साथ उसकी फाइट्स हुई थी, जियान की वहाँ पे जियान आसानी से बच गई। और तो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी खतरनाक थी, तो वो ग्रे वुल्फ किंग भी इसे ढूंढ नहीं पाता। इस वजह से वो ग्रे वुल्फ किंग बौखला जाता है। उसने माउंटेन रेंजेस के सारे मैजिकल बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि जियान की खोजबीन शुरू कर दें। ऑफ कोर्स जियान के हाथ में ऑलरेडी ऐसे ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनमें से अगर वो अर्थ डीमन पपेट को ही बाहर निकाल देता है, वहीं पे इस ग्रे वुल्फ किंग का काम हो जाएगा। लेकिन जियान ऐसा करता नहीं है। जिस चीज की अभी जियान को जरूरत थी वो था इस लेवल का अपोनेंट। चैनियन और विंड लाइटिंग पवेलियन के बाकी के एल्डर्स की स्ट्रेंथ करंट जियान के लिए थोड़ी ज्यादा ही थी। इस वजह से उनसे फाइट करने के लिए जियान को और भी कई मेथड्स का यूज करना पड़ा था। बट इस ग्रे वुल्फ किंग से फाइट करने में जियान को अपनी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जियान का काम था इससे फाइट करना और 9-2-11 हो जाना। यही उसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग थी। तभी अब तक ये ग्रे वुल्फ किंग जिंदा बच गया है। जियान उस ग्रे वुल्फ किंग के बारे में सोच के हंस के बोलता है, क्योंकि वो मुझे 3 दिनों से ढूंढ नहीं पाया है। आई वंडर अभी वो क्या कर रहा होगा। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो अपीयर होता है इस ग्रेट डीमन वेयर की बॉडी पे। एक डैगर को निकाल के उसने इस बीस्ट की बॉडी में इंसर्ट कर दिया था, जिसके बाद जियान बाहर निकालता है एक येलो मॉन्स्टर कोर। जब वो फ्यूचर में पिल्स को रिफाइन करेगा तब लेवल 6 का मॉन्स्टर कोर काफी
काम आने वाला है। इस मॉन्स्टर कोर को लेके जाता है जियान झरने के पास। इसे अच्छे से साफ करके वो स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जब इस बहते हुए पानी में वो अपनी शक्ल देखता है तो जियान भी अपना सिर हिलाने लगा था। पिछले कुछ दिनों में उसने जानवरों से फाइट किया करी, उसका लुक भी एकदम सैवेज हो गया था। एक फ्लिक करने के साथ जेड ग्रीन फ्लेम अपीयर होती है। इससे जियान की बॉडी का पूरा पानी वेपराइज हो गया था। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, पिछले कुछ दिनों में मैं 3000 लाइटिंग मूवमेंट से काफी फेमिलियर होता जा रहा हूँ, लेकिन इस अवतार को फॉर्म करना अभी भी बाकी है। सच में इस 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी को मास्टर करना कोई आसान बात नहीं है। अभी हेवन आई माउंटेन रेंज की एनर्जी टाइड को स्टिल 20 दिन बचे हुए थे। वो कहता है, मेरी स्पीड को अगर देखा जाए तो मुझे वहां तक जाने में बस 10 ही दिन लगेंगे। चलो तब मैं हेवन आई माउंटेन रेंज की तरफ उड़ के जाऊंगा। बाकी के जो 10 दिन रह गए हैं, इनमें क्या मैं उस 3000 इल्यूजनरी बॉडी का अवतार को फॉर्म कर सकता हूँ, ये तो मेरा लक डिसाइड करेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वो यहाँ से जा ही रहा था, तभी हम उसकी एक आईब्राव को ऊपर जाते हुए देखते हैं। उसका ध्यान जाता है दूर के आसमान की तरफ। उस डायरेक्शन से कई ब्लैक फिगर्स आगे की तरफ आ रहे थे। दूर से इनकी फियर्स और डेंस सैंड को स्मेल किया जा सकता है। ये देख के जियान के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, इस बार ये लोग तो काफी जल्दी आ गए। वो रुक के अपनी आर्म्स को क्रॉस करता है। जियान वेट कर रहा था इन सब के आने का। ये ब्लैक फिगर्स अभी आ भी नहीं पाए थे, लेकिन किसी के दहाड़ने की आवाज पहले आ जाती है। वो कहता है, लड़के मेरे स्टार्चलेस फ्रूट को यहीं पे छोड़ दे, वरना मैं तेरी बॉडी के कई टुकड़े करके खा जाऊंगा। इस रोर को सुनकर जो यहाँ पे मैजिकल बीस्ट थे वो सभी कांपने लगते हैं। ये ब्लैक फिगर जो कि काफी तेजी से अप्रोच कर रहा था, इसका साइज बहुत ही इनॉर्मस था। इसके बड़े बड़े विंग्स फ्लैप करते हैं, जिससे इतना खतरनाक प्रेशर और हवा क्रिएट होती है कि जियान के आसपास के पेड़ बेंट हो गए थे। इस मैजिकल बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है एक मिडिल एज्ड मैन। अभी इसकी पूरी बॉडी घाव से भरी हुई थी। वेल अपर बॉडी को देखा जा सकता है क्योंकि उसने कमर के ऊपर कुछ पहना नहीं था। उसकी दोनों आंखें एकदम क्रिम्सन होती हैं, जो कि जियान को काफी डेंसली देखती हैं। इस लार्ज मैन के पीछे कई और मैजिकल बीस्ट होते हैं। दूर से देखा जा सकता था कि सभी स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है इसके पास जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे, इस बार ये सभी को लेके आ गया है। जियान इस बड़े से इंसान की तरफ देख के बोलता है, तुम तो यहाँ के कमांडर हो जिसने ये माउंटेन ऑक्यूपाई करके रखा है, और अपने आप को तुम किंग बोलते हो। इस स्टार क्लास फ्रूट की वजह से तुम मुझे लगातार चेज क्यों कर रहे हो, और मैजिकल बीस्ट तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। इन माउंटेन रेंजेस का ये ओवरलॉर्ड था। इसे लोग जानते हैं ग्रे वुल्फ किंग के नाम से। इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई थी। अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ये ह्यूमन फॉर्म को ले सकता था। ये मामला कोई छोटा नहीं था। हमें समझना चाहिए, जब भी कोई मैजिकल बीस्ट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है तो हाई लेवल की मेडिसिन पिल की तरह इन्हें लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। अगर वो मैजिकल बीस्ट इस लाइटनिंग को सक्सेसफुली इंड्योर कर लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और अगर कहीं ऐसा नहीं होता है तो फिर वहीं पर इनका काम तमाम हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर किसी मैजिकल बीस्ट के पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल हो तो वो इस डेंजरस स्टेप को स्किप कर सकता है, लेकिन इस ग्रे वुल्फ किंग को इतनी हाई लेवल की मेडिसिन पिल नहीं मिली थी। आखिरकार एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल होती है एक लेवल 7 की पिल। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर इन्हें वन ऑफ द रेयरेस्ट माना जाता है। जियान के इन शब्दों को सुन के वो ग्रे वुल्फ किंग और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, नॉनसेंस। हम उसे मैजिकल बीस्ट के हेड से नीचे कूदते हुए देखते हैं। जमीन पे जब ये आया था तो काफी भारी भरकम बैंग का साउंड आता है। इसकी फोर्स इतनी खतरनाक थी कि पास में बह रहा पानी एकदम आसमान की तरफ चला जाता है। वाटर ड्रॉपलेट चारों तरफ बरसने लगते हैं। ग्रे वुल्फ किंग की वो लाल आंखें जियान को घूरती हैं। इमीडिएटली वो अपने पैरों को पटकता है। वो कहता है, मेरा स्टार क्लास फ्रूट वापस करो, वरना आज मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके पैरों के नीचे कई क्रैक लाइंस आ जाती हैं। एक सूश साउंड के साथ ये जियान की तरफ शूट हो गया था। उसके नाइफ जैसे क्लॉ ने टारगेट किया था जियान के थ्रोट को। जहाँ से भी उसका ये पंजा निकल रहा था, स्पेस में कुछ ब्लैक लाइंस फॉर्म हो रही थी। ये देख के जियान तो बस स्माइल ही करता है। एज अ रिफ्लेक्स उसने कई कदम पीछे विड्रॉ कर लिया था। 3 आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। जियान इस ग्रे वुल्फ किंग के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। 3000 लाइटिंग मूवमेंट की ट्रेनिंग उसके हड्डियों तक उतर चुकी है। हर बार वो डॉज करता था, 3000 लाइटिंग मूवमेंट अपनी लिमिट तक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती थी। जब जियान उसके अटैक को डॉज कर देता है तो वो ग्रे वुल्फ किंग और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, लिटिल बेस्टर्ड, क्या तुझे बस डॉज ही करना आता है? अब तक ग्रे वुल्फ किंग की सबसे बड़ी परेशानी यही रही है। इवन दो उसकी स्ट्रेंथ जियान से काफी आगे थी, बट जियान उसके हाथ में कभी आता नहीं था। अभी तक ग्रे वुल्फ किंग ने जियान को टच भी नहीं कर पाया था। ये ग्रे वुल्फ किंग पागल हो गया है। ये देख के जियान स्माइल करने लगता है। वो कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी नजर को ध्यान से फोकस करता है आफ्टर इमेजेस पे। 3 में से 2 आफ्टर इमेजेस तुरंत ही डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन एक जो बची हुई थी वो किसी स्टैच्यू की तरह वहीं पे रहती है। जियान सेंस कर पा रहा था कि उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्प्रेड हो रही है। अभी जियान की आंखों में एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था। अभी वो डम्फाउंडेड हो गया था। पिछले अटैक में उसने कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। किसने सोचा था कि जियान जब कोई कोशिश करेगा ही नहीं तब उसका पहला अवतार फॉर्म होगा। वो कहता है, सक्सेस। थोड़े से टाइम के बाद जियान रिकवर होता है। एक वाइल्ड जॉय उसकी आंखों में देखा जा सकता था। जैसे वो अपने हाथ को पीछे लेता है, ये आफ्टर इमेज एक लाइट स्पॉट में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की बॉडी में चली जाती है। ये सिंपली एक अवतार का सीड है, बट ये स्टेप बहुत ही डिफिकल्ट था। अगर वो इसे टेम्पर करके रिफाइन करता है तो फ्यूचर में जब
भी वो 10,000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को क्रिएट करेगा उसके लिए प्रोसेस काफी स्मूथ रहेगी। ग्रे वुल्फ किंग को देख के जियान तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है हाँ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अवतार क्रिएट करने में तुमने मेरी हेल्प करी है, मैं तुम्हें इस जंगल का ओवरलॉर्ड बना रहने दूंगा। जैसे ही वो अपने कंधे को फड़फड़ाता है एक क्रिस्टल बोन बिंग्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। जब जियान भागने के लिए तैयार होता है तो वो ग्रे वुल्फ किंग और भी फ्यूरियस हो जाता है। उसने फाइट करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया ही था तभी उसकी बॉडी में एक चिल फैल जाती है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन अभी कुछ ऐसा था जैसे उसने किसी घोस्ट को देख लिया हो। वो जियान के बैक पे उन क्रिस्टल बोन बिंग्स को देख रहा था। एक मोमेंट के बाद वो एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये तो हेवन फीनिक्स डिवन विंग्स हैं। जिस तरीके से ग्रे वुल्फ किंग शॉक्ड एक्सप्रेशन दिखा रहा है जियान भी ये आवाज सुन के स्टार्टर्ड हो गया था। वो रिपीट करता है हेवन फीनिक्स डिवन विंग्स। जियान की नजर दोबारा से अपने विंग्स पे जाती है। फाइनली अपनी आंखों को नैरो करके वो ग्रे वुल्फ किंग से पूछता है क्या तुम इनके बारे में जानते हो। थोड़ी और देर तक शॉक फील करने के बाद ग्रे वुल्फ किंग ग्रेजुअली रिकवर होता है। जब उसकी नजर अब जियान पे जाती है तो उसमें काफी फियर दिख रहा था। सबकॉन्शियसली उसके पैर भी पीछे जा रहे थे और दोनों विंग्स में से फेदर वगैरह सब हट चुके हैं बट जो हड्डियों में सैंड था वो अभी भी वही है। काफी टाइम पहले ग्रे वुल्फ किंग ने एक जेन्युइन हेवन डीमन फिनिक्स को देखा था। इसकी ब्लड लाइन से जो प्रेशर एमिट होता है इसे ग्रे वुल्फ किंग कभी भूल नहीं सकता था। वो जियान को काफी डीप नजरों से देखने के बाद बोलता है तुमने ये हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स कहाँ से ऑब्टेन करे। जिस तरीके से बोन विंग्स दिखाई दे रहे थे क्लियरली ये आए हैं किसी डेड हेवन डीमन फिनिक्स से। लेकिन मैजिकल बीस्ट की दुनिया की बात करी जाए तो हेवन डीमन फिनिक्स एकदम पीक एग्जिस्टेंस है। ऑल्दो उनके नंबर्स काफी कम थे लेकिन उनका हर एक मेंबर बहुत ही फ्राइटिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। जब भी उनके क्लैन का कोई भी मेंबर मरने वाला होता है तब वो अपने आप ही अपने क्लैन में वापस लौट जाते हैं जिससे वो अपने शरीर को ट्राइब के अल्टर पे छोड़ सके। कोई भी आउटसाइडर हेवन डीमन फिनिक्स की कोई भी चीज नहीं ले सकता था। यहाँ तो बात हो रही है पेयर ऑफ विंग्स की। जियान कहता है ये हेवन डीमन फिनिक्स आखिर कौन से खेत की मूली है, मतलब मैजिकल बीस्ट में इनका क्या एग्जिस्टेंस है। जियान के इस क्वेश्चन को सुन के ग्रे वुल्फ किंग एकदम स्टन रह जाता है। वो कहता है तुम हेवन डीमन फिनिक्स के बारे में नहीं जानते। उसे ऐसा लग रहा था कि जियान उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। जियान अपने मन में बोलता है हेवन डीमन फिनिक्स, लगता है वो मिस्टीरियस कॉर्प्स जो कि मुझे उस ऑक्शन से मिली थी वो इस हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब से ही बिलोंग करती थी। तुरंत ही अपने चेहरे पे मुस्कान की चमकान को लेके वो पूछता है तो मैं इस हेवन डीमन फिनिक्स के बारे में जो कुछ भी पता हो मुझे वो सारी जानकारी चाहिए। जियान की ये बात सुन के ग्रे वुल्फ किंग और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है लड़के तू अपने आप को क्या समझता है, आखिर तेरी मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तू ये मत सोच अगर तुझे हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स मिल गए तो तू मुझे ऑर्डर कर सकता है। अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में ये बात पहुंच गई कि एक लड़के ने उनके विंग्स का 2 टेक्निक में यूज किया है और उनके विंग्स को चारों तरफ दिखाते हुए घूम रहा है तो फिर वो तुझे तब तक चेज करेंगे जब तक तेरा काम तमाम नहीं हो जाता। अगर तब तू रोना भी चाहे तो देर हो चुकी होगी। वो ग्रे वुल्फ किंग अपनी जीभ को बाहर निकाल के होठों को चाटता है। उसकी आंखें टिकी हुई थी जियान के ऊपर। वो कहता है लड़के अगर तेरे दिमाग में थोड़ी सी अकल है तो ये स्टार क्लास फ्रूट मुझे हैंड ओवर कर दे वरना आज मैं तेरे कई टुकड़े कर दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने पैरों को पटकता है। एक स्विश साउंड के साथ वो जियान के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। उसकी फिस्ट जो कि अभी काफी खतरनाक लग रही थी ये एक बूम साउंड के साथ नीचे आती है। जियान अपने आंखों के किनारे से सिल्वर वुल्फ किंग को देख रहा था जिसका ये अटैक उसके सर की तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही वो एक चुटकी बजाता है। उसकी अंगूठी में से एक सिल्वर ग्लो बाहर आया था। ग्रे वुल्फ किंग की वो फिस्ट जाके टकराती है उस सिल्वर ग्लो में। एक क्लैंग वाला क्लियर मेटेलिक साउंड अपीयर होता है। जब उसकी फिस्ट लैंड हुई थी ग्रे वुल्फ किंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि उसकी आर्म एकदम नम हो गई है। इससे पहले वो विड्रॉ कर पाता एक सिल्वर कलर की फिस्ट उसकी तरफ तेजी से आती है। फाइनली इसकी छाती से टकरा जाती है। इस कोलिजन में साउंड आया था एक बैंग का। ग्रे वुल्फ किंग फील करता है कि उसके मुंह में खून आ गया है। उसकी आंखों में एक शॉक अपीयर होता है। इतनी फ्राइटिंग फोर्स, क्या सच में ये फोर्स इस लड़के से आई है। ग्रे वुल्फ किंग की बॉडी मेजरेबल तरीके से ग्राउंड में गिरती है। उसके पैर काफी गहरे गड्ढे क्रिएट कर रहे थे। जैसे तैसे वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अपनी शॉक आंखें वो ऊपर उठाता है। फाइनली वो पॉज हुई थी एक सिल्वर कलर के फिगर पे जो कि जियान के सामने खड़ा हुआ था। ये फिगर जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ग्रे वुल्फ किंग इसके अंदर खतरनाक डेंजर को सेंस कर पा रहा था। जियान ऊपर से ग्रे वुल्फ किंग को देखता है। वो कहता है तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो और इन माउंटेन्स के ओवरलॉर्ड बने रहो। दूसरा मैं तुम्हारा अभी पत्ता साफ कर देता हूँ। ग्रे वुल्फ किंग और भी गुस्से में हंसने लगता है। वो कहता है तुम ऐसा करोगे। जियान ग्रे वुल्फ किंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है। वो कहता है इसके साथ साइड में खड़ा अर्थ डीमन पपेट तुरंत ही आगे की तरफ शूट हो जाता है। ये कैनन बॉल की तरह ग्रे वुल्फ किंग में टकराने के लिए रेडी था। अर्थ डीमन पपेट को इस तरीके से आगे आते हुए देख ग्रे वुल्फ किंग स्टार्टल्ड हो जाता है। जो पिछला एक्सचेंज हुआ था उससे इसे समझ में अच्छे से आ गया था कि सिल्वर कलर का डीमन कितना खतरनाक है। ऑल्दो इसकी हालत खराब हो गई थी फिर भी उसकी आंखों में एक फियर्सनेस फ्लैश होती है। उसकी आंखें थोड़ी सी और लाल होती हैं। मुंह से एक डीप रोर बाहर आता है। इमीडिएटली ये भी आगे की तरफ चार्ज कर देता है जिसके बाद होता है इन दोनों का कोलिजन। अर्थ डीमन पपेट के खिलाफ ग्रे वुल्फ किंग अपनी फिजिकल बॉडी का यूज करना चाहता था। हमें ये बात भी समझनी चाहिए
है कि ये दोनों पार्टीज फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई करती हैं। इनके बीच में फाइट शुरू हुए बस कुछ ही सेकंड्स हुए थे, बस इतने में ही इन दोनों के बीच का गैप रिवील होता है। अर्थ डीमन पपेट ग्रे वुल्फ किंग को पूरी तरीके से सरपास करता था। और अगर बात करें फिजिकल बॉडीज की तो फिर अर्थ डीमन पपेट तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा था। जिस मूवमेंट में इनका क्लैश हुआ था, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है ये तभी देखा जा सकता है। दोनों के फिस्ट वॉलेंटली बैंक साउंड के साथ कोलाइड होते हैं। वहां से एक फ्राइटनिंग वेव फैलती है। आसपास के जो रॉक फ्रैगमेंट्स थे वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पाउडर में। इस बैटल में बहुत सारे ट्रीज टूट जाते हैं। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी थोड़ी सी ट्रैम्बल होती है। ये अटैक की विंड स्कैटर हो जाती है। अर्थ डीमन पपेट ने बस आधा कदम पीछे लिया था। वहीं पे जो ग्रे वुल्फ किंग था वो 10 मीटर तक घसीटता हुआ पीछे चला जाता है, जिसके बाद ही वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल हुआ है। जब अब उसका मुंह ऊपर जाता है तो जो पहले फियर्स ऑरा दिखाई देता है अब उसकी जगह पे शॉक था। वो समझ गया था कि ये मॉन्स्टर इसे आसानी से किल कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए पता लग रहा है। आधा कदम पीछे लेने के बाद अर्थ डीमन पपेट, जिसे जियान ने कोई और ऑर्डर नहीं दिया था, वो दोबारा से आगे बढ़ता है। टारगेट था ग्रे वुल्फ किंग। जब ग्रे वुल्फ किंग देखता है कि अर्थ डीमन पपेट दोबारा से चार्ज कर रहा है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है स्टॉप स्टॉप, मैं हार मानता हूँ। उसके मुंह से आवाज निकली थी। अर्थ डीमन पपेट भी रुक जाता है। उसकी वो डार्क ब्लैक होल जैसी आंखें ग्रे वुल्फ किंग को देख रही थी, जिससे सामने वाली पार्टी की बॉडी में चिल फैल जाती है। आसमान में फ्लोट कर रहा जियान स्माइल करता है। वो ग्रे वुल्फ किंग के सामने लैंड करके बोलता है तुम्हें जो भी हेवन डीमन फिनिक्स के बारे में जानकारी है वो मुझे सारी की सारी चाहिए। ग्रे वुल्फ किंग अपने मुंह से खून को पहुंचता है। जब उसकी नजर जाती है अर्थ डीमन पपेट पे तो वो फियर कहीं से छिप नहीं रहा था। ऑल्दो उसका मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए बोलता है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हेवन डीमन फिनिक्स बहुत ही वेल नाउन है। जैसी सेंट्रल प्लेन्स के अंदर पिल टावर या फिर हॉल ऑफ सोल की रेपुटेशन है, उससे भी खतरनाक रेपुटेशन है मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की। वो सच में पीक लेवल पे बिलोंग करते हैं। कोई भी हेवन डीमन फिनिक्स बॉर्न होता है तो उनके एल्डर्स उसकी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तुरंत ही न्यू बॉर्न हेवन डीमन फिनिक्स की स्ट्रेंथ चली जाती है लेवल 5 पे और इनकी इंटेलिजेंस इंसानों से बिल्कुल कम नहीं होती। जो एडल्ट हेवन डीमन फिनिक्स होते हैं वो होते हैं लेवल 7 पे और जो इन हेवन डीमन फिनिक्स में एलिट्स होते हैं वो फ्राइटनिंग 8 लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। इसलिए भले ही हेवन डीमन फिनिक्स के नंबर्स काफी कम हो, लेकिन दुई कॉन्टिनेंट के अंदर इनका रोल काफी इन्फ्लुएंशियल है। जब भी पिल टावर या फिर हॉल ऑफ सोल्स जैसे फैक्शंस भी इनसे मिलते हैं तो इन्हें भी बहुत कर्टियस बिहेव करना पड़ता है। जब किसी हेवन डीमन फिनिक्स की डेथ अप्रोच कर रही होती है तो वो अपने ट्राइब के एल्डर पे खुद ही वापस लौट जाते हैं। तभी आउटसाइड वर्ल्ड में इनकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिलती। इसका एक रीजन ये है कि इनकी बॉडी का कोई पार्ट मिलता नहीं है और दूसरा रीजन ये है अगर ये बात हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स को मालूम पड़ जाती है तो फिर उस बंदे की एंडिंग तो समझ ही लो। ग्रे वुल्फ किंग यहाँ तक बोलने के बाद जियान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक ग्लूटिंग एक्सप्रेशन था। वो मन ही मन में बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग हेल्पर है। ये छोटी सी स्ट्रेंथ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सामने कुछ नहीं है। उसे हंसी इस बात पे आ रही थी कि जियान बिना किसी डर के विंग्स को लगातार यूज कर रहा है। अब ये ग्रे वुल्फ किंग क्या सोच रहा है, जियान को इससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। ऑल्दो जियान को लगाई था ये डेड बॉडी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में इसकी ओरिजिन इतनी टेरिफाइंग होगी। तभी जियान के दिमाग में एक बात आती है। वो पूछता है क्या मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में कोई और भी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि हेवन डीमन फिनिक्स से नहीं डरती। जियान को याद आई थी जिया की। उसके ब्लड की एक ही बूंद ने इस हेवन डीमन फिनिक्स के पूरे ऑरे को सप्रेस कर दिया था। मोस्ट लाइकली जिया की ओरिजिन भी बहुत खतरनाक होगी। ये सुन के ग्रे वुल्फ किंग थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है। फाइनली वो रिप्लाई करता है ऐसी 2 ट्राइब्स हैं, दोनों की हेरिटेज बहुत ही एंशिएंट टाइम से आ रही है। इनमें पहली है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब और दूसरी को बोलते हैं वॉइड एंशिएंट ड्रैगन। जियान भी इन दोनों नामों को मम्बल करता है। वो कहता है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन, वॉइड एंशिएंट ड्रैगन। दोबारा उसकी आईब्राउ सिकुड़ गई थी। इन दोनों के बारे में जियान को कुछ नहीं पता होता। नेचुरली वो ये भी नहीं पता लगा पा रहा था कि जिया कौन सी ट्राइब में बिलोंग करती है। ग्रे वुल्फ किंग के चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है ये दोनों ही ट्राइब्स एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग है। 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स इनमें से मैक्सिमम लोग प्योर ब्लड वाले नहीं है, फिर भी इनकी पॉपुलेशन की वजह से ये अपनी इस एनॉर्मस ट्राइब को स्टेबलाइज कर पाए हैं। इनके बीच में पावरफुल एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है। आफ्टर ऑल एक मैजिकल बीस्ट का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। जैसे जैसे उनकी एज आगे बढ़ती जाती है उनके अचीवमेंट्स भी एक्यूमुलेट होती जाती हैं। अगर हम दूसरी ट्राइब की बात करें तो वो है वॉइड एंशिएंट ड्रैगन। ये ट्राइब बहुत ही मिस्टीरियस है। इस ट्राइब के बारे में मुझे भी कुछ खास जानकारी नहीं है। हाउएवर इनकी स्ट्रेंथ को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूमर के हिसाब से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन इन हेवन डीमन फिनिक्स को एज अ फूड ट्रीट करते हैं। हेवनली डीमन फिनिक्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि इनका नाम सुनकर ही लोगों के चिल फैल जाती थी, लेकिन ये वॉइड एंशिएंट ड्रैगन इन्हें फूड की तरह ट्रीट करते हैं। उसे भी ये शब्द काफी रेडिकुलस लग रहे थे। ग्रे वुल्फ किंग खांस के बोलता है वेल ये तो मैंने रूमर्स में सुना है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर वॉइड एंशिएंट ड्रैगन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। रूमर के हिसाब से आराम से स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं।
इस रीजन की वजह से इनका डायमेंशन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद उसका ध्यान जाता है जियान के चेहरे की तरफ। ग्रे वुल्फ किंग कहता है जो मैं जानता था, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। जियान अपने सर को साइड में टिल्ट करके बोलता है डायमेंशंस को आसानी से क्रॉस करना, ये वॉइड एंशिएंट ड्रैगन अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हैं। आई वंडर क्या जिया इसी ट्राइब से बिलोंग करती है, क्योंकि उसकी कई एबिलिटी स्पेस से रिलेटेड है। थोड़ी और सोच विचार के बाद जियान का ध्यान जाता है ग्रे वुल्फ किंग की तरफ। हम उसे अपने हाथ को वेव करते हुए देखते हैं। तुरंत ही एक फ्रूट बाहर आता है। जियान कहता है इसे ले लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। एडिशनली मैं होप करता हूँ कि तुम आज के मैटर को पूरा सीक्रेट रखोगे। ऑफ कोर्स तुम्हें इस माउंटेन रेंज का किंग बना रहना है। इस फ्रूट को देख के ग्रे वुल्फ किंग खुश हो जाता है। इसे बड़े ध्यान से उसने अपनी स्टोरी रिंग में रखा था। वो कहता है तुम चिंता मत करो, हम मैजिकल बीस्ट अपने वर्ड्स के एकदम पके होते हैं। हम तुम इंसानों की तरह नहीं है जो अपने शब्दों से मुकर जाते हैं। और तो और मैं लोगों को इसके बारे में बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर मुसीबत मेरे ऊपर ही आएगी। क्योंकि तुमने ये स्टारक्लेस फ्रूट मुझे वापस कर दिया है, तो मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। कोशिश करना कि तुम्हारे इन बोन बींग्स के बारे में हेवनली डीवन फिनिक्स को पता न चले, वरना वो तुम्हें इस तरीके से चेज करेंगे कि तुम्हारे पास छुपने की जगह नहीं बचेंगी। ये कहने के बाद ग्रे वुल्फ किंग छलांग मारता है। अब वो अपीयर हो चुका था उस बड़े से बीस्ट के हेड पे। एक इशारे पे वो बड़ा सा मैजिकल बीस्ट चला जाता है। ग्रे वुल्फ किंग को डिसअपीयर होते हुए देख जियान गहरी सांस लेता है। जब वो अपने सर को घुमाता है तो उसकी नजर जाती है वापस से इन बोन बींग्स पे। लेकिन जियान अब खुश नहीं बल्कि हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि मुसीबत और दुश्मनों की वैसे ही कमी नहीं है। ये चीज और भी परेशानियां क्रिएट करने वाली है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डार्क फॉरेस्ट को। अब यहाँ पे बॉनफायर जल रही होती है। इसकी लाइट फैलती है। आसपास 100 मीटर का एरिया रेड ग्लो करने लगता है। इस बॉनफायर के साइड में जियान क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ था। फ्लेम की लाइट जाती है उसके फेस पे, जिससे उसकी बॉडी भी रेड दिखाई दे रही थी। अभी उसकी दोनों आंखें बंद होती हैं। साथ ही में जो मास्टर याओलॉ के द्वारा छोड़ी हुई फायर सील थी, उसमें से भी हल्की लाइट बाहर आ रही होती है। ये साइलेंस थोड़ी और देर तक कंटिन्यू रहता है, जिसके बाद जियान अचानक से अपनी आंखें खोलता है। उसके आईब्राउ से एक स्पिरिचुअल रिपल रिलीज हुई थी। फटाक से ये विगल होने लगती है। फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ह्यूमन फिगर में। ये ह्यूमन फिगर एकदम जियान के जैसा लग रहा था। जियान भी अपने सर को घुमा के इस अवतार की तरफ देखता है। जो बोनफायर की लाइट थी वो इस अवतार की बॉडी से क्रॉस हो रही थी। जियान अपनी भौहें से कोड़ के बोलता है इस अवतार की स्ट्रेंथ 2 लिंक क्लास पे है और तो ये काफी कम टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी शार्प आईसाइट वाला एक्सपर्ट इसे आसानी से पहचान लेगा। जियान के दिमाग में जो ट्रेनिंग मेथड था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अवतार को फॉर्म करना होता है। एक बार अवतार फॉर्म हो जाता है तो फिर बस काम बचता है इसे टेम्पर करने का। इसे तब तक टेम्पर और रिफाइन करना होता है जब तक इसकी स्ट्रेंथ ओनर के बराबर न हो जाए। ऑल्दो ये बोलना काफी आसान हो, लेकिन इसे एक्चुअली में करना बहुत डिफिकल्ट है। फेटियन के हाथ में टेक्निक काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो इंटरमीडिएट लेवल पे ही पहुंच पाया है। इसकी पूरी मास्टरी हासिल करने में न जाने कितने और साल लग जाएंगे। वहीं पर अगर जियान की बात करी जाए तो उसने बस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया था। दूसरे गैप को लेने में भी अभी काफी बड़ा गैप है। जियान अपने साइड में खड़े अवतार को काफी ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है ट्रेनिंग मेथड के हिसाब से इस अवतार में अपनी विंड स्ट्रेंथ को मर्ज करना होता है। इस विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ का यूज होगा इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हाइड करने में, जिसके बाद इसकी बॉडी में से स्पिरिचुअल रिपल्स बाहर नहीं आएंगी। लोगों को ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये अवतार बना है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। वो कहता है जो फेटियन के अवतार में लाइटिंग ग्लो था मोस्ट लाइकली वो यही था। और तो और उसका अवतार विंड लाइटिंग अटैकिंग टेक्निक्स को यूज कर रहा था, जिसकी स्ट्रेंथ भी काफी सही लग रही थी। लेकिन मेरी बॉडी में कोई विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं। जब मैंने शुरुआत में 3000 लाइटिंग मूवमेंट को प्रैक्टिस किया था तब उससे विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ काफी कम एब्जॉर्ब हुई थी। डेफिनेटली उतनी पावर से मैं इस अवतार को टेम्पर नहीं कर सकता। ये सब सोच के जियान काफी टेंशन में आ गया था। अगर अवतार के ऊपर विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ का प्रोटेक्शन नहीं होता है तो जब ये अवतार किसी ऐसे वॉरियर के खिलाफ फाइट करेगा जिसके पास फॉलन हार्ट फ्लेम जैसा ट्रेजर हो जिससे स्पिरिट को हार्म हो सकता है, तो फिर अवतार डेफिनेटली डिसएडवांटेज में रहने वाला है। जो फेटियन के अवतार के साथ हुआ था, जियान अपने अवतार के साथ इसे दोहराना नहीं चाहता था। उसके हाथ में जो बैम्बू की लकड़ी थी न चाहते हुए भी वो स्मैश हो जाती है। वो कहता है बट मैं इस विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ को कहां से हासिल करूं। शुरुआत में 10,000 लाइटिंग मूवमेंट का जब प्रैक्टिस किया था तब वो थोड़ी सी विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ मैंने अब्सॉर्ब कर ली थी, लेकिन उस कंडीशन को दोबारा क्रिएट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी जियान के लिए एक हेडेक बन चुकी थी। जब जियान अपने सर को जमीन में मारने वाला था तभी ट्यानजुनजे की आवाज उसके कानों में जाती है। वो कहते हैं स्टूपिड, किसने कहा कि तुम सिर्फ विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हो। ये तो कई टेम्परिंग मेथड्स में से एक है। तुम और भी अलग तरीके की एनर्जी को यूज कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी में जो हेवनली फ्लेम है उसकी पावर विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ से कई गुना ग्रेट है। खासकर यहाँ पे बात हो रही है फॉलन हार्ट फ्लेम की। अगर तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने अवतार में मर्ज कर पाते हो तो फ्यूचर में कोई भी एनर्जी जो कि स्पिरिट को हार्म करती है वो तुम्हारे अवतार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस अवतार की सबसे बड़ी कमी थी जिसे तुम अपनी हेवनली फ्लेम से सही कर पाओगे। और जो फेटियन का अवतार था वो तुम्हारे अवतार के सामने चाय कम पानी है।
है। टियानजुनजे की इस बात को सुन के जियान स्टन्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो मम्बल करते हुए बोलता है, हाउएवर इसके ट्रेनिंग मेथड में तो ये लिखा है कि इसे बस विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ से ही टेम्पर किया जा सकता है। अगर मैं किसी दूसरी एनर्जी का यूज करता हूँ तो क्या ये अवतार डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा? खासकर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉलन हार्ट फ्लेम जैसी चीज की। फॉलन हार्ट फ्लेम स्पिरिट को काफी हर्ट करती है। अगर मैं इससे अवतार को रिफाइन करता हूँ तो क्या ये तुरंत ही डिसअपियर नहीं हो जाएगा? ये सुन के टियानजुनजे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें दुनिया में कोई भी चीज चाहिए तो फिर डेंजर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हारे द्वारा पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोल को रिजेक्ट करती है? जब तक तुम इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हो तो हमारे अवतार की टेम्परिंग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जियान भी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। जब टियानजुनजे इस तरीके से समझाते हैं तो उसके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी। हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। जो टियानजुनजे ने बोला है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि जियान को विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ कहाँ से मिलने वाली है। इस वजह से जियान के पास बच जाता है एक ऑप्शन, जो कि है अवतार को हेवली फ्लेम से टेम्पर करना। इसमें जियान का कुछ खास नुकसान नहीं है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जो एक इम्परफेक्शन इस अवतार में है वो भी जियान खत्म कर देगा। जब भी जियान फ्यूचर में किसी से फाइट कर रहा होगा तब ये काफी काम में आने वाला है। फाइनली जियान एक डिसीजन पे पहुंच जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो ट्राई करते हैं। उसकी आंखों की हेजिटेशन डिसअपियर हो जाती है। हेवनाई माउंटेन रेंज की जो एनर्जी टाइड है उसमें अभी 20 दिन से कम रह गए थे। मैप में यहाँ से हेवनाई माउंटेन रेंज का जितना डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए जियान को 5 या 6 दिन बाद चलना होगा। उस समय जियान हेवनाई माउंटेन रेंज में फुल स्पीड से जाएगा। जियान के लिए अच्छा हुआ कि इन 5-6 दिनों में अपने अवतार को इम्प्रूव कर सके, वरना ये दोलिंग क्लास का अवतार उसकी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएगा। वो साइड में खड़े अवतार पे अपनी फिंगर को प्रेस करता है। ये अवतार तुरंत एक लाइट स्पॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि जियान के आईब्रोज के सेंटर में एंटर कर गया था। उसके एक इशारे पे अर्थ डीमन पपेट भी बाहर आ जाता है। उसने अपनी गार्ड की ड्यूटी शुरू कर दी थी। जियान का आंखें बंद करने का भी समय आ गया था। उसका माइंड मूव करता है। जियान की कॉन्शियसनेस उसके स्पिरिचुअल सी में एंटर करती है। जियान का इल्यूजनरी फिगर इस सी रीजन में आ चुका था। उसके सामने की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट होती है। सामने अपीयर होता है एक लाइट स्पॉट। ये दोबारा से उस अवतार में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जियान की स्पिरिट क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठती है तो सामने खड़ा अवतार भी सेम चीज फॉलो करता है। जियान बाहरी दुनिया में गहरी सांस लेता है। एक इशारे पे फॉलन हार्ट फ्लेम भी अपीयर हो गई थी, जो उसकी स्पिरिट के नीचे स्पिरिचुअल सी एग्जिस्ट कर रहा था। इस फॉलन हार्ट फ्लेम के अपीयर होते ही फ्लक्चुएट करने लगता है। ऑल्दो फॉलन हार्ट फ्लेम जियान के द्वारा पूरी तरीके से रिफाइन कर ली गई है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी गायब नहीं हुआ था। उसके स्पिरिचुअल सी के रिफ्लेक्सिव एक्शंस कैसे, जियान इस पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। चुटकी बजाते ही वो फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर उस अवतार को कवर कर लेता है। फॉलन हार्ट फ्लेम ने उसके अवतार को बस सराउंड किया ही था। इसकी स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही ट्रेम्बल होती है। जो पहले इल्यूजनरी बॉडी दिखाई दे रही थी अब भी और भी ज्यादा पेल हो जाती है। जियान के स्पिरिचुअल सी के अंदर टियानजुनजे की आवाज आती है। वो एक डीप मैनर में बोलते हैं, अपनी फ्लेम का टेम्परेचर लो करो। तुम्हें एक सर्टेन टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करना होगा। जब तक तुम अपने दिमाग को शांत करके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते तुम्हारी फायर कंट्रोल एबिलिटीज के साथ ही करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसकी फिंगर मूव करती है। जिस फ्लेम ने अवतार को सराउंड करके रखा था वो भी डिम हो जाती है। आसपास का टेम्परेचर भी डाउन हो गया था। जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था उसके अवतार की वो ट्रेम्बलिंग भी रिड्यूस हो जाती है। फिर भी इसकी पूरी ट्रेम्बलिंग नहीं जाती। जियान अपनी अनडिस्ट्रैक्टेड कंडीशन को लगातार मेंटेन करता है। वो धीरे धीरे इस फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था। कई बार टेम्परेचर को नीचे नीचे और ऊपर करके जैसे भी अवतार की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। इस इन्फॉर्मेशन को जियान का दिमाग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ ही समय के बाद उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या है। ऐसे टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसकी फायर कंट्रोलिंग एबिलिटीज की काफी हार्श रिक्वायरमेंट है। अब जैसे जैसे फॉलन हार्ट फ्लेम का रिफाइनमेंट आगे बढ़ रहा था सामने का ये अवतार भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पहले जो फ्लेम इस अवतार को इल्यूजनरी बना रही होती है अब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अवतार का फायर रेजिस्टेंस काफी सही अमाउंट में इंक्रीज हो रहा था। इसी वजह से अब जियान को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अगर वो टेम्परिंग के बेस्ट इफेक्ट्स को चाहता था तो उसे लगातार फायर को एडजस्ट करना होगा। इस एफिशिएंट कंट्रोल को करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो जियान की मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो अपने सोल में से एक टायर्डनेस को फील कर रहा था। भले इस प्रोसेस में उसकी पूरी अटेंशन लग रही हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जियान का फॉलन हार्ट फ्लेम का कंट्रोल अब एकदम परफेक्ट स्टेज पे पहुंच गया है। जो अवतार पहले इल्यूजनरी लग रहा था वो फॉलन हार्ट फ्लेम की टेम्परिंग की वजह से अब सब्सटेंस जैसा दिखाई देता है। और जियान को ये प्रोसेस काफी स्लो लग रही थी, लेकिन अगर फेटियन या फिर विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग इसे देखते तो उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। जब वो विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ का यूज करके अपने अवतार को टेम्पर करते हैं तो अगर जियान की स्पीड अभी घोड़े की तरह है वहीं पे उनकी टेम्परिंग स्पीड को कछुए के जैसा बोला जा सकता है। एक सिंपल रिमाइंडर के बाद जब जियान रिदम में एंटर कर जाता है तो टियानजुनजे भी ये देख के काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, जिसके बाद वो सिंपली डिसअपियर हो जाते हैं। एक स्पिरिचुअल सी के अंदर दो जियान बैठे हुए होते हैं। एक का चेहरा बहुत ही सोलम था तो दूसरे जियान
जियान को एक इंडिविजुअल फ्लेम ने कवर करके रखा था। फ्लेम के अंदर अवतार की इल्यूजनरी बॉडी लगातार फ्लक्चुएट कर रही होती है। जब फ्लेम इसे रिफाइन कर रही होती है तो उस फ्लेम के छोटे छोटे थ्रेड्स इसके अंदर जाते हैं। जैसे इंसानों के शरीर में वेन्स यानी कि नसें फैली हुई होती हैं, उसी तरीके से फायर थ्रेड्स इस स्पिरिचुअल बॉडी में फैल रहे थे। अब रात भी बीत जाती है। जब सूर्य की पहली किरण नीचे आती है तो जियान, जो कि वॉन फायर के साइड में बैठा हुआ था, वो अपनी आंखें खोलता है। अभी उसकी आंखों में एक टायर्डनेस को देखा जा सकता था। जितना एग्जॉस्शन उसे बड़ी फाइट्स करने के बाद हुआ था, उससे भी ज्यादा एग्जॉस्शन उसे आज रात हुआ है। जियान खड़े होकर गहरी सांस लेता है। वो कहता है इस अवतार को टेम्पर करना सच में काफी डिफिकल्ट है। मेरी स्पीड के हिसाब से मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे जब मैं अपने अवतार को इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचा पाऊंगा। मुझे इसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं इसकी कंप्लीट मास्टरी कब करूंगा। लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर ये 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी डो टेक्निक ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी। अपनी अंगूठी में से बाहर आके जियान को जब टियानजुन देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो रहे हो। ऑल्दो मैं इस 2 टेक्निक से कुछ ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन फिर टियान के अवतार को देख के मालूम पड़ रहा था कि उसे स्टेज पे पहुंचने के लिए कम से कम 5 साल की टेम्परिंग लगी है। वहीं पे तुम उस काम को कर सकते हो बस 2 महीने में, तब भी तुम्हारा इससे पेट नहीं भर रहा है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक एम्बेरेस्ड स्माइल आ जाती है। अगर मैटर को इस तरीके से देखा जाए तो जियान सच में काफी लालची हो रहा था। वो एक सूखी तरीके से खांसते हुए अपने अर्थ डीमन पपेट को वापस से स्टोर रिंग में रखता है। ये करने के बाद वो चला गया था नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ। जियान कहता चलो चला जाए। अभी वो हेवन आई माउंटेन रेंज भी लोगों से भर गई होगी। आई वंडर क्या मैं उन 10 जगहों में से किसी एक जगह को स्नैच कर सकूंगा। ये 2 जोन क्लास में ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे यहाँ पे गिव अप नहीं करना। वेल गिव अप तो हम भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये स्टोरी कंटिन्यू होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। वेल वो वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में जियान जाएगा हेवन आई माउंटेन रेंजेस में। विंड लाइटिंग पवेलियन की जो मिस फैंग है, जिसके सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं, जियान की उससे भी मुलाकात होगी। अब भाई जब 2 दुश्मन मिलते हैं तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि मामला काफी डेंजरस होने वाला है। खैर एग्जैक्टली क्या क्या सरप्राइजेस हमारा वेट कर रहे होंगे ये सब मालूम पड़ेगा आगे स्टोरी में। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है और फ्यूचर स्टोरी को लेकर तुम कितने एक्साइटेड हो, ये कमेंट्स में जरूर लिखना। साथ ही में तुम अपने सजेशंस को भी शेयर कर सकते हो। अगर इससे पिछले वाला पार्ट तुमने नहीं देखा है तो उसके लिए क्लिक करो लेफ्ट साइड में, राइट में मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड। ऑफ कोर्स जब वो रिलीज होगा चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।